चलो ऑफ कर लो वीडियो आप, ठीक है ना। हाँ बच्चे, किसी का मितेश बच्चे आप अनम्यूट कर लो, अपने आप म्यूट कर लो। चलो मैं म्यूट कर, यस। नेक्स्ट बच्चे जी, प्रथम जी, प्रथम वीडियो ऑन करो अपने बच्चे जी। अभी भी यार 8-9 बच्चे। हाँ प्रथम, so warm welcome to the ITN Sub family. Tell me about yourself बच्चे जी। Sir, I am Pratham Wagmare and I am from Holy Cross High School, Kurla West. Okay बच्चे जी, so tell me atomic number and atomic mass of calcium. Sir, calcium's atomic number is 20. Sir, I don't remember atomic mass. चलेगा बच्चे जी। And what about बच्चे जी magnesium? The magnesium atomic number is 12. Okay, very nice. And what about atomic mass? Sir, I don't remember. चलेगा बच्चे जी, ठीक है ना। And then tell me atomic number, atomic mass of oxygen. Sir, atomic number is 8. Yes. Sir, atomic mass. Sir, atomic mass I don't remember. एटॉमिक मास इज 16, ठीक है, इट्स फाइन बचेगा, नहीं याद चलेगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चे जी आप 1 to 30 बच्चे एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मास याद करना, ठीक है ना बच्चे जी। Okay, sir. ठीक है बच्चे, चलो बच्चे वीडियो ऑफ कर लो। नेक्स्ट बच्चे जी प्रीसा जी, प्रीसा। हाँ बच्चे, प्रीसा सुन पा रहे हो बच्चे मुझे? प्रीसा बच्चे सुन पा रहे हो? हाँ सर। यस बच्चे, सो वार्म वेलकम टू द ITN Sub family. Tell me about yourself. Sir, I'm Prisha Shah. I'm from Aladia Primary High School, Boisar, Kandivali West. Okay, so tell me atomic number and atomic mass of sulfur. Sulfur it is 16 and 32. ओके, वेरी नाइस बच्चे जी। मुझे लग रहा है कि आपका वीडियो काम नहीं कर रहा है ना। हाँ सर। हाँ, तो आप क्या करना ना, रीज्वाइन कर लेना बाद में बच्चे जी। रीज्वाइन करने पे ना उसमें आपको मांगेगा बच्चे अलाउ करो कैमरा जो है, तो आप अलाउ करोगे तो कैमरा ऑन हो जाता है। चलो इट्स फाइन बच्चे, पहले हम लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं आपसे। टेल मी बच्चे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। यस बच्चे जी, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। Sodium 16. नो, इट इज 11 11. 11 एंड 23। ठीक है बच्चे जी, यस बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे याद करें, ठीक है ना। 1 to 30 याद करें बच्चे। नेक्स्ट बच्चे जी प्रिया जी। यस प्रिया, वीडियो ऑन करो। यस बच्चे। Good morning, sir. Good morning and warm welcome to the ITN Sub family. Thank So you, sir. tell me about yourself बच्चे। Hi, my name is Priya and I did my schooling from St. Joseph School, that is in Odlum. And I don't remember the atomic mass, but I remember the atomic number. इट्स फाइन बच्चे जी, वेरी गुड। देखो नहीं याद करना भी अच्छी बात है, ठीक है, और याद करके भूल जाना उससे भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको देखो, मुझसे बच्चे यार हमेशा पूछते हैं कि सर मैं भूल जाता हूँ, मेरा माइंड अच्छा है कि नहीं, मेरा माइंड काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर कोई भूलता है ना, तो मैं बोलता हूँ कि बहुत बेहतरीन माइंड है आपका, रियली, ठीक है ना। आपको हंस रहे होगे कि सर क्या बोल रहे हैं, बट रियल में ऐसा है, ठीक है ना। नहीं तो सोचो सिर्फ जिंदगी यार इतने सालों की पढ़ाई ही नहीं है, लाइफ जीनी होती है बच्चे 60-70 ईयर्स तक, ठीक है ना। और लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जिसको इंसान याद नहीं करना चाहता है, ठीक है। और अगर ऐसा गॉड ने बना दिया कि नहीं, आपके साथ जो एक बार हो गया वो तो पूरी लाइफ याद रहेगी, आप भूल नहीं पाओगे, तो सोचो जो है पर डे आप कष्ट में होते, पर डे आप सैड होते जो है। लेकिन ऐसा होता है क्या? एक मोमेंट के बाद हम लोग 3 और 4 डेज बहुत ज्यादा अगर
सैड वाली चीजें होती है तो हम लोग सैड रहते हैं, धीरे धीरे हमारी सैडनेस कम हो जाती है, हैप्पी हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि हैप्पी हो गए तो पूरी लाइफ ही हैप्पी रहते हैं, वो भी धीरे धीरे हैप्पी मोमेंट भूल जाते हैं, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये बैलेंस होना जरूरी होता है। बट एज ए स्टूडेंट यार बहुत कष्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम होते हैं बच्चे जी, क्योंकि यार एग्जाम में परफॉर्म करने हैं, मुझे याद करना है, घर से याद करके जाते हैं, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में गए सब भूल गए, अब क्या होगा, ठीक है। तो इसी पर सिर्फ ओनली वन टेक्निक है, और कोई टेक्निक है ही नहीं। रिवीजन 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 होता है ना, बोलते हैं इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, उसी तरह है यहाँ पे रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, ठीक है ना, और कोई टेक्निक नहीं। और डेफिनेटली आप मैं अभी किसी से पूछा नहीं कि जेई मेन है, जेई एडवांस है, मेडिकल, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आप अच्छा परफॉर्म करोगे बच्चे, ठीक है ना। सो टेल मी अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। 16 atomic number is 16 of sulfur. Yeah, very nice, Vachi, very nice. And what about aluminium? 13. वेरी नाइस बच्चे, बहुत अच्छा बच्चे, वेरी गुड। चलो आप वीडियो ऑफ कर लो, फिर Thank you, sir. नेक्स्ट वीक में आपसे पूछेंगे बच्चे। नेक्स्ट बच्चे जी श्रीना। यस बच्चे, श्रीना जी वीडियो ऑन कीजिए अपना। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू द आईटीएंस ऑफ फैमिली। Thank you, sir. आपका वीडियो ऑफ है, ऑन कर लो। Sir, Abhi? हाँ अभी ठीक है। चलो बच्चे जी, नाउ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Sir, my name is Shrina Mani and I'm from Holy Cross Convent School, Mira Road East. मीरा रोड से, ओके बच्चे जी। सो टेल मी अबाउट, अच्छा जो भी यार आईसीएसई बोर्ड से है उसको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि उसका यार बहुत सारी चीजें मतलब पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो बट फिर भी मैं 90% स्टूडेंट को देखा हूँ आईसीएसई बोर्ड के फेल करते हुए, ठीक है ना, मतलब पास भी नहीं करते हैं जेई मेन जेई एडवांस। है तो उनका एडवांटेज, ठीक है, लेकिन क्या होता है उनको सारी चीजें स्टार्टिंग में बहुत इजी लगता है, बिकॉज उनका सब पढ़ा हुआ होता है, तो नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अरे ये तो आता ही है, ये तो बहुत इजी है, कुछ नहीं होना होगा, ठीक है। बट कुछ बच्चे यार मतलब टॉप 100 के अंदर रैंक लाते हैं, वो सीरियसली बोलते हैं कि अभी तो इजी है बच्चे, बट वो सारी चीज पढ़ते जाते हैं बच्चे, तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब प्लस पॉइंट तो है आपका, ठीक है ना, क्लास में परफॉर्मेंस बेटर तो होने वाले हैं बच्चे जी। सो टेल मी अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ magnesium. So, atomic number is 12. Yes. And atomic mass is 34. 12 or 34? No, no, no. Maximum टेक्निक इज मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है। तो 12 into 2 कितना, 24, ठीक है। एंड अगर ऑड नंबर हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं आपसे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस। Number is 15 and Yeah. mass will be 31. 31, सोचो कितनी सिंपल है टेक्निक जो है, ठीक है। बट विथ फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। आप वीडियो ऑफ कर लो, फिर बचे 1 to 30 याद कर लेना, नेक्स्ट वीक में पूछेंगे। Thank you, sir. यस वेलकम। नेक्स्ट बचे जी हर्ष। हर्ष का यार चैट में बहुत रिप्लाई आया बच्चे, सर मुझसे पूछो मैं तो 4 डालूंगा बच्चे, ठीक है हर्ष। चलो बच्चे ऑन कर लो। वार्म वेलकम टू द आईटीएंस ऑफ फैमिली बच्चे जी। हर्ष आपने ऑन किया क्या? यस बच्चे, हर्ष वीडियो ऑन करो। हर्ष ऑन हो पा रहा है क्या वीडियो? वीडियो ऑडियो दोनों आपका ऑफ दिखा रहा है। सुन पा रहे हो मुझे हर्ष? चलो बच्चे, हर्ष सुन नहीं पा रहा है बच्चे, बट चैट में उसका रिप्लाई आया है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया बच्चे जी। नेक्स्ट बच्चे जी सुजीत। सुजीत जी वीडियो ऑन करो। यस बच्चे। Yes, sir. Warm welcome to the ITNs of family. Tell me Yes, about sir. yourself. My name is Suresh. I am from Malwani, Malad West. Okay, बच्चे जी। So tell me atomic number and atomic mass of carbon. Carbon 6. Okay, and mass? Atomic number is 6 and mass is 12. अरे वाह, very nice.
And what about chlorine? Chlorine. Yeah. 17. Atomic number is 17. Yes. And atomic mass is 35. 35. अरे वाह, very nice बच्चे जी. So it is not 35, it is exactly 35.5. ठीक है ना? 35. So yeah, if you have to remember in fraction, इसकी वैल्यू आपको फ्रैक्शन में याद करनी है. रिमेनिंग आप इंटीजर में याद कर सकते हो, होल इंटीजर में याद कर सकते हो बच्चे जी. चलो फाइन बच्चे जी, फिर बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीक में पूछेंगे 1 to 30 याद कर लेना. ठीक है बच्चे? किसी को मेरा अगर आवाज नहीं जा रहा हो, किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा हो, तो देयर इज ओनली वन टेक्निक है, आप रिज्वाइन करो, लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, और कोई ऑप्शन नहीं है. और कोई बच्चे टेक्निकल सपोर्ट हम लोग एज ए टीचर यहाँ से प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बस रिज्वाइन करना है कभी भी अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचे तो. यस बच्चे जी, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्या नाम है यार, शुजिनी. बच्चे क्या मैं सही प्रोनाउंस किया बच्चे? शुजिनी. अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं किया तो शुजिनी. ओके ओके, so thank you very much सिखाने के लिए अपने नाम का प्रोनाउंसिएशन बच्चे. Now warm welcome to the ITN Sub family. Tell me about yourself. So my name is Sujni Dhanesha. I'm from Oxford School, Oxford Public School. Okay, कहाँ पे है ये? कांदीवली. अच्छा, मैक्सिमम बच्चे यार वेस्टर्न लाइन से ही हैं इधर ना. ओके, इस बैच में मैक्सिमम वेस्टर्न लाइन से, मतलब वेस्टर्न लाइन में लेट एडमिशन ज्यादा है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऑफलाइन में मैं वेस्टर्न लाइन पे मिलूंगा बच्चे जी, मैं भी वेस्टर्न लाइन पे ही हूँ. ठीक है. सो टेल मी अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. बहुत ही बेसिक है. It's 6 and 12. अरे वाह, वेरी नाइस. व्हाट अबाउट पोटेशियम? So potassium is 19 and 39. अरे वाह, वेरी नाइस बच्चे जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. आप ऑफ कर लो वीडियो बच्चे. सो नेक्स्ट बच्चे, उमर. अच्छा, उमर मैं बोल रहा हूँ, बट रियल में क्या होगा आप मुझे सिखा देना यार. ठीक है ना? क्या बोलेंगे बच्चे जी? हाँ बच्चे, कैसे प्रोनाउंस करें बच्चे आपका नाम को? हाँ बच्चे, वीडियो ऑन करो बच्चे, वीडियो ऑन करो. Hello, sir. हाँ हेलो, Sir, गुड actually, मॉर्निंग. this is Umair. It's Umair. उमेर. ओके, हाँ, sir. उमेर. ठीक है बच्चे, Yeah. चलो थैंक यू सिखाने के लिए. उमेर. Yeah, sir. उमेर, warm welcome to the ITN Sub family. Yes. And tell me about yourself. Sir, my name is Umair and I'm from City International School in Andheri West. अरे वाह, श्री तो अंधेरी से है. ठीक है, तो अंधेरी बच्चे पढ़ाई करते हैं क्या? सर करते हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्शन हाउस तो वहीं पे है जो. ठीक है, मतलब जितने भी फिल्मी दुनिया है और टीवी दुनिया है, इस मलाड और गोरेगांव और अंधेरी ये हब है बच्चे. ठीक है. यस सर. तो आपको मन नहीं करता है कि उधर कुछ करे, एक्टर वक्टर बने जो है? नहीं सर, इतना मन नहीं है. अच्छा ठीक है वैसे, चलो स्ट्रगल बहुत गंदा है. ठीक है, हाँ. मन होगा भी तो इंजीनियरिंग करने के बाद आप जा सकते हो, बिकॉज लॉट्स ऑफ इंजीनियर नाउ एज ए वर्किंग एज ए एक्टर. बहुत सारे मतलब एक्ट्रेस भी हैं और एक्टर भी हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद उनको लगा कि नहीं अब बहुत हो गई इंजीनियरिंग, अब थोड़ा कुछ कर लेते हैं. ठीक है, चलो. सो टेल मी अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन. Nitrogen, sir, 7 and 14. 7 and 14. And what about sulfur? Sir, sulfur is 16 and 32. अरे वाह, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार. बहुत अच्छा बच्चा जी, आप वीडियो ऑफ कर लो. ठीक है, Yes, sir, thank फिर you. बच्चे नेक्स्ट वीक में पूछूंगा. 1 to 30 सबको याद कर लेना बच्चे. अब लगभग हम लोग एंडिंग पे हैं बच्चे जी. विशाल, विशाल बच्चे वीडियो ऑन करो. Yes, sir. Warm welcome to the ITN Sub family. Tell me about yourself. Sir, my name is Vishal Kushwaha and I am from SVP School, Kandivali West. Okay, so tell me atomic number and atomic mass of neon. 10 and 20. अरे वाह, very nice बच्चे जी. What about nitrogen? Nitrogen 7 and 14.
अरे वाह, बिल्कुल सही बच्चे जी, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। आप वीडियो ऑफ कर लो बच्चे। तो हम लोग बच्चे मैक्सिमम कर चुके हैं हम लोग बच्चे जी। यस यस बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग। और क्या बोलेंगे बच्चे, यस बोलेंगे या यस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर इट्स यश। यश, ठीक है बच्चे जी। सो Yes, sir. वार्म वेलकम टू द ITN सब फैमिली Thank एंड you, sir. टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Sir, my name is Yash Koende. I am from Mahatma School, Panvel. पनवेल। तो आप अभी किधर शिफ्टेड हो, वेस्टर्न लाइन में हो कि उधर ही हो? सर हार्बर इधर लाइन ही में हूँ, हार्बर लाइन। ओके ओके, क्योंकि आप अकेला मिले जो हार्बर लाइन से, मैक्सिमम यहाँ पे वेस्टर्न लाइन से ही है। ठीक है बच्चे जी, चलो बहुत अच्छा। तो टेल मी अबाउट, मैं पनवेल में पढ़ाया हूँ बट 2014 में, इन 2014 आई वाज इन रेजोनेंस क्लासेस। तो रेजोनेंस पनवेल में है, देखना। तो मैं वहाँ पे था यार, ठीक है। 2017 से मैं वेस्टर्न लाइन में, आई वाज इन पेस, तो अंधेरी में और इधर मीरा रोड, मतलब बोरीवली में जो है। चलो, नाउ टेल मी अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। Sir, atomic number is 16, ओके, and atomic mass is 34. multiply by 2, 16 into 2, how much? 16 into 2, how much? 32. Okay, sir, 32. या जनरली ऑड नंबर हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो। इवन नंबर हो 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, विथ Okay, फ्यू sir. एक्सेप्शन बच्चे। यस, टेल मी अबाउट पोटेशियम। Atomic number is 19, and atomic mass is 38. ऑड नंबर है तो क्या करोगे? Plus 1, 39. ये 39, ठीक है ना। 4 और 5 एक्सेप्शन है बच्चे। चलो बहुत अच्छा बच्चे जी, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। फिर बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जिसमें आपको याद करना है 1 to 30। तो मैं बच्चे मैक्सिमम सारे बच्चों से पूछ लिया हूँ, कुछ एक दो बच्चे हैं जिनका वीडियो काम नहीं कर रहा था, तो 2 बच्चे सिर्फ हैं बच्चे जी। तो फिर बच्चे विल स्टार्ट द टुडे क्लास, और नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होगा, विल टेक 10 to 15 मिनट मैक्सिमम, जिसमें हम लोग आपका इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें मैं होमवर्क दिया रहूंगा, वो मैं चेक करूंगा होमवर्क, एंड देन बच्चे हम लोग स्टार्ट। ठीक है बच्चे जी? हाँ बच्चे। बच्चे आर्यन, यस बच्चे, आर्यन वीडियो ऑन करो। आर्यन बच्चे वीडियो ऑन करो बच्चे जी, 2 आर्यन है बच्चे। तो यस बच्चे, वार्म वेलकम टू द ITN सब फैमिली एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ बच्चे जी। आपका माइक ऑफ है। यस बच्चे। So I am Ayan Gori from Mira Road. ओके, अच्छा Seven आयान Score हो, Academy. मैं आर्यन बोल रहा था। अच्छा, हाँ। एक्चुअली कंप्यूटर में दूर रखा हूँ, तो हो सकता है जो है एज के साथ साथ थोड़ा दिखना भी कम हो जाता है, ठीक है। तो लगभग मतलब मोर देन 1 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा डेस्कटॉप रखा हुआ है सामने। सो बच्चे जी, कौन से स्कूल बोले बच्चे? Seven Score Academy. ओके ओके ओके, ठीक है बच्चे जी। टेल मी अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ phosphorus. Phosphorus, sir, atomic number 15 and atomic mass 30. 15 होगा तो ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2, ऐड 1, तो इट इज 31. 31 बच्चे। वेरी अच्छा. नाइस। टेल मी अबाउट नाइट्रोजन। Nitrogen 7 and atomic mass 14. वेरी नाइस बच्चे, 14 इसमें नहीं ऐड करना है 1, ठीक है ना। हाँ. 4 और 5 एक्सेप्शन। वेरी नाइस बच्चे, इसलिए मैं पूछा, एक बार टेक्निक सिखाया, फिर मैं एक्सेप्शन पूछा, ठीक है, Yes, sir. कि आप इसमें 1 ऐड करो बच्चे जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा बच्चे जी। फिर बच्चे Thank हम you, लोग sir. मिलेंगे नेक्स्ट वीक बच्चे। यस, और कोई बच्चा है जो रह गया बच्चे जी? एनीवन? आप ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो। Yes, sir. I can कर रहा हूँ. हाँ बच्चे, कोई और बच्चा है?
हाँ बच्चे, आयान, यस बच्चे, आयान खान जी, यस। ऑन कीजिए बच्चे वीडियो बच्चे जी। यस, वार्म वेलकम टू द IITian Sub family. Tell me about yourself बच्चे। Sir, my name is Ayan Khan. Yes. I am from Mira Road, Sardar Vallabhbhai School. अरे वाह, बहुत अच्छा बच्चे जी। So tell me atomic number and atomic mass of carbon. Atomic number 6, atomic mass 12. Very nice बच्चे जी। And tell me atomic number and atomic mass of sulfur. Sulfur, atomic number is 15, atomic Okay. mass is 31. Sulfur. Sulfur, sorry, atomic number is 16, atomic mass is 32. वेरी नाइस बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे जी। ठीक है, वीडियो ऑफ कर लो आप, बहुत अच्छे बच्चे जी। यस, एक और मुझे याद आ रहा है, कोई बच्चा जो है जय करके था। जय, अभी आप मुझे सुन पा रहे हो? जय, वीडियो ऑन करो। जय बच्चे, चलो कोई बात नहीं, जय से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो चलो बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं यार आज की लेक्चर। तो ये इंट्रोडक्शन जरूरी था बच्चे फर्स्ट। इससे बच्चे अब आप लोग जब भी नेक्स्ट क्लास में आओगे होमवर्क अच्छे से करके आओगे। नेक्स्ट क्लास होमवर्क बच्चे ओनली वन होमवर्क है बच्चे जी कि 1 to 30 याद करके आने हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और 30 to 40 ऑप्शनल है। जिसको केमिस्ट्री पसंद है, आगे ओलंपियाड करना हो तो याद कर लेना, नहीं तो थोड़ा भी जरूरत नहीं है 40 तक जो है, ठीक है ना। बट 1 to 30 कंपलसरी है हर किसी के लिए। 20 तक यार 10th क्लास में होता है, और 11 12 बच्चे 40 तक याद करना होता है बच्चे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सो बच्चे जी वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोल कंसेप्ट, ठीक है। जो भी ICSE से है और CBSE से है थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बच्चे जी, ICSE से थोड़ा डेप्थ में पढ़ा होगा बच्चे जी, ठीक है ना। तो इतने लॉज हैं जो, देखो नोट आपको अच्छे से बनाने हैं। मैं जो नोट होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा ऑलरेडी बच्चे ग्रुप में, बट फिर भी आपको खुद का नोट्स बनाना है बच्चे। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं बनाते हैं, PDF प्रेफर करते हैं, बट अपना खुद का बनाना जरूरी है बच्चे जी, ठीक है ना। तो बच्चे मोल कंसेप्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चे जी, जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी कैलकुलेशन है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, ये सारे मोल्स में ही की जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। मोल्स एंड इसके जो भी डिफरेंट कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, जैसे मोलारिटी, नॉर्मालिटी, परसेंटेज बाय वेट, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें बच्चे, ठीक है। तो मोल को स्टडी करने से पहले कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉज दिए गए हैं बच्चे, वो लॉज पता होना जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट लॉ बच्चे जी वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। एंड पहले सारे लॉ पर बता देता हूँ बच्चे, फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे हम लोग। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है बच्चे जी, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है, फिर बच्चे जी जो थर्ड नंबर है बच्चे जी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है, फोर्थ वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड द फिफ्थ लॉ इज गैलुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, एंड द सिक्स्थ वन इज एवोगाड्रोस लॉ। तो बच्चे ये 6 लॉ हैं, 6 लॉ हैं जो हम लोग को मोल कंसेप्ट में पढ़ना है बच्चे, ठीक है ना। इनका एप्लीकेशन होता है जनरली जो है, जो 5th and 6th है उसका तो बहुत एप्लीकेशन है। 1 2 3 4 है, 1 भी अप्लाई होता है जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। 2 3 जो है या 4 है बच्चे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऐसा होता है, ठीक है ना। अब क्या है ये लॉ हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चलो नेक्स्ट बच्चे जी हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चे, ठीक है। तो बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो देख लो यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बच्चे जी, आप पर पढ़ो तो देख लीजिए बच्चे जी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, अच्छा सबसे पहले यार मैं आपसे पूछूंगा यार, ठीक है, ये पढ़ने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी आप यार पढ़ चुके होगे यार, ठीक है। तो टेल मी व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनीवन बच्चे, कोई भी। टाइप आपको नहीं करना है क्योंकि मैं स्क्रीन अभी देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी पावर पॉइंट ओपन है मेरे सामने।
तो आपको टाइप नहीं करने हैं, आपको बोलने हैं बच्चे, ठीक है ना। वीडियो ऑन करके नहीं बोलना है, सिर्फ ऑडियो ऑन करना है और बोलना है बच्चे, ठीक है ना। मतलब अच्छे स्टडी के लिए टीचर से इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। जितना ही आपका इंटरेक्शन टीचर से होगा उतना ही आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होगा बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनको शर्म आता है, तो ऐसा नहीं आना चाहिए। ट्राई करो उसको हटाने का, ठीक है ना। यस बच्चे बोलो, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बोलो। Sir, matter or mass can neither be created nor be destroyed. अरे वाह, वेरी नाइस बच्चे जी, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, एनीथिंग मोर, कोई ऐड कर सकता है इसमें, कोई एनीथिंग वैल्यू एडेड, बोलो बच्चे, कोई भी जो कुछ इसमें ऐड कर सकता है। सर जो टोटल मास होता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, ठीक है आयान बच्चे जी। और एनीवन? हाँ बच्चे जी, और कोई कुछ ऐड करके कुछ नया कुछ बोलना चाह रहा हो बच्चे जी, बोलिए। तो यार बेसिक मीनिंग तो यही है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है जी? मास में बच्चे, मास कंजर्व रहेगा बच्चे, मतलब मास जो है, तो जनरली हम इसमें बोलेंगे ऐसे, कहीं भी मास कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो बोलते समय कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना, देख लो बच्चे, क्या इंपॉर्टेंट बच्चे जी? केमिकल प्रोपर्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब हम यार फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहा उस समय की बात कर रहे हैं। यू नो दैट न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हो जाता है बच्चे? मास कन्वर्ट इन एनर्जी, पता है ना आपको? मास बच्चे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, देख रहे हो? यस, केमिकल रिएक्शन, देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एक बार बच्चे आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टेटमेंट इज गिवन हियर, the law of conservation of mass states that the net change in mass of the reactant and products before and after a chemical reaction is zero। मतलब कोई भी नेट चेंज नहीं आने वाला है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास में। दिस मींस mass can neither be created nor destroyed. In other words, the total mass in a chemical reaction remains constant। तो जनरली जो भी आपको स्टेटमेंट मन करे बोलने का, बोल सकते हो कि mass can't be created, cannot be destroyed, and in other words the total mass of the chemical reaction remain constant। so the most important word is a chemical reaction या physical change। ध्यान रखना, केमिकल और फिजिकल चेंज में भी हम बोलते हैं कि बच्चे मास क्या रहेगा बच्चे जी? कंजर्व रहेगा। अगर बच्चे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे मास कंजर्व नहीं होता है बच्चे जी, मास विल कन्वर्ट इन एनर्जी, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चे जी, इस पे स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया बच्चे जी? किसी को दिक्कत समझने में बच्चे जी? There are 3 डिफरेंट स्टेटमेंट लिख दिया गया, जिससे कोई Can भी, you repeat it, please? या बच्चे जी, तो मैं रिपीट कर देना, देख लो बच्चे जी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that the net change in mass of the reactant and product before and after a chemical reaction is zero। The next point is, इसी को हम, इसका क्या मीनिंग है, written is, this means mass can neither be created nor destroyed। In other words, you can say the total mass in a chemical reaction remains constant, ठीक है। तो बच्चे ये बोल रहा है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो जो रिएक्टेंट का मास होगा और प्रोडक्ट का मास होगा उसमें नेट चेंज जीरो होगा बच्चे। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट का मास बढ़ गया, ठीक है, या प्रोडक्ट का मास बढ़ गया। जैसे मैं मान लो बच्चे जी, मैंने कोई रिएक्शन कराया बच्चे जी, और यहाँ से बच्चे इस रिएक्शन को बच्चे जी हमने ए से बी अगर कोई रिएक्शन हुआ और बच्चे हमने ए लिया 10 ग्राम, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में 0 लिया, तो आफ्टर कंप्लीशन ये क्या हो जाएगा? 0 ग्राम, और ये कितना होगा बोलो बच्चे जी? 10 ग्राम, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पहले जो चेंज होगा बच्चे, डिफरेंसेस होंगे, जो नेट जो मास होगा और बाद में जो नेट मास होगा उसमें कोई चेंज आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले कितना बच्चे? व्हाट इज द नेट मास? ए इनिशियल है, टी इनिशियल, ए है टी फाइनल। तो हाउ मच? टी इनिशियल कितना मास बच्चे? टोटल मास कितना है? 10 ग्राम है। टी फाइनल कितना बच्चे जी? 10 ग्राम है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हो बच्चे जी कि बच्चे जो नेट इनिशियल मास होंगे और आफ्टर जो फाइनल जो मास होंगे, और जो नेट मास होंगे वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और ऐसा हम बोल सकते हैं
you can't create the yes, मतलब मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया बच्चे? अभी स्टेटमेंट बच्चे? हाँ सर। चलो, तो अब मैं बच्चे जी एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ बच्चे जी, बताना बच्चे जी। जैसे मान लो हमारे पास C+O2 बच्चे जी, ये बन रहा है बच्चे जी CO2, और यू नो दैट जब कंबसन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो यहाँ पे कुछ हीट रिलीज होता है क्यों? तो टेल मी बच्चे जी, अगर मैं बोलूँ बच्चे यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट कंबसन हो रहा है बच्चे जी, और यहाँ पे बच्चे लिया बच्चे ए ले लिया बच्चे 12 ग्राम और ए लिया बच्चे जी 32 ग्राम, तो बताना बच्चे जी जो CO2 होगा वो 44 ग्राम होगा कि नहीं होगा? यस सर। बताओ बच्चे जी, यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुआ and it will form CO2 plus heat, and initially carbon is taken 12 gram and oxygen is taken 32 gram. So tell me, after completion of reaction, the value of weight of CO2 will be 44 ग्राम, और इससे लेस होगा या इससे ज्यादा होगा क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है बच्चे। सर ट्रू। इट इज ट्रू या? तो फिर हीट रिलीज क्यों हो रहा है? हीट कहां से आ रहा है बच्चे? यस, अपना अपना बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू रखो। हाँ बच्चे बोलो। सर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर में हीट एनर्जी या हीट गेन होता है ना? अरे वाह, ठीक है बच्चे, मतलब आपका यही मानना है कि सर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा, ठीक है? यस सर। तो कैसे समझोगे यार कि अप्लाई होगा या नहीं होगा? सो टेल मी, ये जो रिएक्शन हो रहा है बच्चे जी, ये कौन सा रिएक्शन है? क्या केमिकल रिएक्शन है? क्या बच्चे केमिकल रिएक्शन है? यस। यस और अगर बच्चे केमिकल रिएक्शन है तो डेफिनेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा यार। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बच्चे? जो रिएक्टेंट का जो नेट मास होगा वही प्रोडक्ट का नेट मास होगा बच्चे जी। तो स्टार्टिंग में बच्चे जी ये जो मास होगा कितना होगा बच्चे जी? 0 होगा, 0 ग्राम। बट आफ्टर कंप्लीशन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, दिस इज कंबसन रिएक्शन, बिकॉज कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। किसी का भी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होता है तो यू कैन से इट इज कंबसन रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबसन। एंड बच्चे यू कैन से दिस इज टी इनिशियल, टी फाइनल। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे? जो कार्बन क्या हो जाएगा 0 और ऑक्सीजन हो जाएगा 0, और बच्चे CO2 बन जाएगा बच्चे जी 44 ग्राम, ठीक, 44 ग्राम, ठीक है बच्चे। नाउ व्हाट अबाउट हीट? तो बच्चे एक बच्चे ने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन का कुछ होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, उससे हीट का कुछ लेना देना होता है बच्चे। सो बिल्कुल सही बोला बच्चे जी। हीट का जो कॉज है बच्चे जी वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन सॉलिड होगा तो सॉलिड से पहले वो गैस बनेगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी गैस फॉर्म में होगा, बट ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चे, देख लो। तो हीट का रीजन क्या बच्चे, देख लो। एक कार्बन बच्चे क्या होगा, कार्बन बच्चे पहले सॉलिड में होगा, हीट करोगे तो कार्बन क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीजन बच्चे डबल बॉन्ड वो होगा बच्चे जी, ए ब्रेक होगा, क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा बच्चे जी। फिर आपस में कंबाइन होगा तो यहाँ पे CO2 बनेगा, और कुछ यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। देख रहे हो क्या हो रहा है? ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन कुछ बॉन्ड क्या हो रहे हैं बताओ, डिसोसिएट हो रहे हैं, और कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंड बॉन्ड formation there will be heat interaction. Because of bond dissociation and bond formation
देयर विल बी द हीट इंटरैक्शन। क्या समझ में आ रहा है हीट इंटरैक्शन का रीजन? यस बच्चे जी। अब ये डिपेंड करेगा हीट रिलीज होगा या हीट गेन होगा बच्चे। हीट इंटरैक्शन मतलब हीट रिलीज या गेन कुछ भी हो सकता है। एंड ये डिपेंड करेगा बच्चे जी कि जो फॉर्म हो रहा है, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो रहा है और डिसोसिएट हो रहा है बच्चे, वो वीकर बॉन्ड है, तो एनर्जी रिलीज होगा। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन वाले ज्यादा एनर्जी हो गए और फॉर्मेशन वाले कम हो गए, तो हीट आपको देना पड़ेगा। तो जनरली वी नो दैट कंबशन रिएक्शन है, उसमें हीट रिलीज होता है, ठीक है ना। यस, CO2 बनता है तो उसमें हीट रिलीज होता है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, बिकॉज CO2 वैसे जी स्टेबल बॉन्ड होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कंपेयर टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हीट रिलीज होगा। तो लिख लो इस पॉइंट को अच्छा जी। The cause of heat interaction is bond association and bond dissociation। इस पॉइंट को लिखो, राइट, इस स्टेटमेंट को लिख लो और अप्लाई करो बच्चा जी। यहाँ पे क्या लिखें बच्चा जी कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी मास ऑफ नेट मास ऑफ reactant will be equal to net mass of product। ये लिख लो बच्चे, नेट मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू नेट मास ऑफ प्रोडक्ट। यही तो बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड द cause of heat interaction is bond association and bond dissociation। इसको लिख लो बच्चे जी। डन बच्चे, हो गया। Sir, can you repeat the first sentence? नेट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नेट मास ऑफ प्रोडक्ट। उसके पहले मैंने बोला बच्चा जी या with the cause of. cause of heat interaction is bond association and bond dissociation। cause of heat interaction is bond association and bond dissociation। यस बच्चे, किसी का बैकग्राउंड आ रहा है, मैं यहाँ से चेक नहीं कर सकता हूँ किसका बैकग्राउंड आ रहा है, तो आप खुद कर लो, या किसी को दिख रहा होगा कि किसका माइक ऑन है तो आप उसका नाम ले लो, जिससे वो कर लेगा बच्चे। क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं चलता है, जिसका बैकग्राउंड आएगा ना उस बच्चे को पता नहीं चलता बच्चे। यस, मतलब गलती से अगर अनम्यूटेड हो गए तो आपको पता नहीं चलेगा, दूसरे को डिस्टर्बेंस। हाँ बच्चे जी, हो गया बच्चे जी, लिख लिया आपने? हाँ सर। चलो बच्चे जी, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। तो अब देखिए बच्चे जी, तो लॉ ऑफ, तो बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है बच्चे जी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे जी, एक किसके लिए अप्लीकेबल है बच्चे, बोलो? इट इज अप्लीकेबल फॉर, बोलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे जी, कि अगर हमारे पास एज्यूम करो कि H2O है, H2O लिक्विड है और आप हीट करके बच्चे जी H2O गैस बना रहे हैं, ठीक है। H2O लिक्विड को बच्चे हीट करके हम H2O गैस बना रहे हैं, और मैं बोला कि बच्चे 10 ग्राम H2O को आपने हीट किया। अब बताओ, 1 ग्राम है बच्चे जी, 10 ग्राम गैस नहीं बच्चे जी, 10 ग्राम। सो 10 ग्राम H2O को आपने हीट किया, बताओ जो वाटर गैस में बनेगा उसका वेट कितना होगा? टेल मी, वेट ऑफ वाटर क्या होगा बच्चे जी? 10 ग्राम। 10 ग्राम, वेरी गुड बच्चे, यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 10 ग्राम होगा, द वेट ऑफ वाटर विल बी 10 ग्राम। एंड व्हाट इज द रीजन यार? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास यार हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अब सर ये हीट क्या हुआ? हीट क्या कुछ किया नहीं क्या? तो बच्चे हीट क्या किया? वो लिक्विड फॉर्म में था, तो बच्चे वाटर वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट देना पड़ा। उनके जो इंटरेक्शन, यू नो दैट लिक्विड हैज मोर इंटरेक्शन कंपेयर टू गैस, गैस पार्टिकल हैज लेस इंटरेक्शन। तो उस इंटरेक्शन को वीक करने के लिए आपको हीट देना पड़ा बच्चे, ठीक है ना। चलिए, तो इस पे एक और एग्जांपल करते हैं बच्चे, इसको लिख लो कि H2O लिक्विड से H2O गैस बनेगा। तो अगर 10 ग्राम है बच्चे जी, 10 ग्राम की वाटर बनेगा। दैट इज, हम बोल सकते हैं बच्चे जी कि जो पहले जो होगा नेट मास बच्चे, जो इनिशियल होगा वो क्या होगा? नेट
mass of reactant, that is reactant must be equal to net mass of product. नेट मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू बच्चे जी नेट मास ऑफ प्रोडक्ट, हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे, देख लो बच्चे। अब क्वेश्चंस पढ़िए, दिख रहा होगा क्या? बहुत स्मॉल लिखा हुआ है बच्चे जी। अब मेरे सामने तो डेस्कटॉप है तो मुझे क्लियर दिख रहा है, मैं डेस्कटॉप के आधार पे इसको तैयार किया बच्चे जी। मोबाइल में चेक किया, नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, बट मुझे लग रहा है बहुत कम दिख रहा होगा। ठीक है, चलेगा बच्चे, दिखने के लायक है? पढ़ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। सो डज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो ये केमिकल रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो बताना बच्चे जी कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बच्चे अप्लाई हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, बताइए। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बच्चे अप्लाई हो रहा है कि? हाँ बच्चे, इस केमिकल रिएक्शन बच्चे जी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बच्चे अप्लाई हो रहा है? कैसे चेक करोगे यार? देखो ना, टोटल बच्चे जी, देखो ध्यान रखना, हम लोग जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर रहे हैं कंप्लीट रिएक्शन पे, अगर कंप्लीट नहीं हो तो अप्लाई करने की टेक्निक अलग होती है। ठीक है ना, तो बच्चे हम लोग मान रहे बच्चे जी इनिशियली क्या है, कंप्लीट रिएक्शन बच्चे जी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो सबका एटॉमिक मास दिया हुआ है, आपको याद करना की जरूरत ही नहीं है, बट मैं फिर भी बोला हूँ कि आप याद करें, सबका एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो अगर ऐड कर लो यार कैल्शियम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कैलकुलेट करो कितना आएगा बच्चे। तो अगर बच्चे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करोगे तो देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चे कितना आने वाला है। तो अगर बच्चे इसका कैलकुलेट करो बच्चे तो टेल मी, सबका ऐड करो ना, कैल्शियम का कितना एटॉमिक मास बच्चे? 40, देखो लिखा हुआ है ऊपर में, अगर नहीं याद है तो ऊपर से देख लो, और नहीं तो मैं तो अभी देखो 1 आवर लगभग टाइम मैं इसी पे दिया जो है। ठीक है ना, तो कैल्शियम का बच्चे 40 प्लस टेल मी ऑक्सीजन का कितना बच्चे? 16 एंड हाइड्रोजन कितना? 1, तो 16 प्लस 1 और इंटू 2, बिकॉज क्या बच्चे जी OH का होल ट्वाइस है बच्चे जी। तो टोटल वेट कितना हो गया देख लो, ये तो टोटल वेट निकालोगे तो बच्चे जी ये हो गया 14 प्लस 74. यस 34, दैट इज इक्वल टू 74। ठीक है ना, आइदर यूनिट आप AMU ले लो, U ले लो या ग्राम ले लो, चलेगा। जो ऊपर में U दिया हुआ है तो U ले लो। नेक्स्ट बच्चे जी CO2, फाइंड द CO2 बच्चे जी। CO2 का कितना होगा बच्चे? कितने कार्बन एटम दिए हुए बच्चे यहाँ पे? 44 सर। यस, ओनली 1 कार्बन, वेरी नाइस। ठीक है बच्चे जी, सो आप बोल सकते हो डायरेक्टली, बट सिंस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं यार एकदम बेसिक सिखाऊंगा, मैं ये मानते हुए सिखाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता बच्चे। ठीक है ना, और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है ना, तो आपको बोलना है कि सर इसका इतना होगा। ठीक है, तो बच्चे CO2 में कार्बन का कितना दिया बच्चे जी? आपको याद कराया था बच्चे जी को, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कार्बन का कितना चाहिए यहाँ पे 12। तो बच्चे ये हो गया 12 प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन यार? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 16। ठीक है बच्चे जी, तो ये हो गया बच्चे जी 12 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 44। तो देख लो बच्चे आप, कार्बन के लिए बच्चे जी 12 एंड ऑक्सीजन के लिए 2 इंटू 16 दैट इज 32। तो 12 प्लस 32 इट विल बी इक्वल टू 44। ठीक है, यस। एंड नाउ बच्चे जी कैल्शियम कार्बोनेट, टेल मी बच्चे जी कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा सर 100। यस, एक बार आप लोग ट्राई करो बच्चे, एक बार आप लोग ट्राई करो फिर मैं लिखूंगा बच्चे, बिकॉज ये लर्निंग प्रोसेस है, तो 2A लर्निंग है बच्चे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लिखता जाऊंगा और आप कॉपी करते जाओगे, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो बच्चे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो।
और मैं लिखूंगा बच्चे, उससे मैच करना बच्चे, आपका मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है बच्चे? सर 100। 100, ठीक है। सब लोग देखो, सबको 100 आ रहा है बच्चे जी? चेक करो क्या 100 आ रहा है हर किसी को? यस सर। वेरी नाइस बच्चे जी। चलो, तो अब हो सकता है किसी को एरर हुआ हो करते समय, तो एक बार देख लो बच्चे जी। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बच्चे कितना कैल्शियम? ओनली 1, और कैल्शियम का होता है 40। अब बच्चे इसमें कार्बन भी है, कार्बन कितना है? 1 है बच्चे जी, 1 कार्बन। तो बच्चे 1 कार्बन के लिए बच्चे जी 12। अब बच्चे इसमें ऑक्सीजन भी है, कितने ऑक्सीजन बच्चे जी? 3 ऑक्सीजन। तो प्लस 3 इंटू 16, 3 इंटू 16। अब ऐड कर लो यार, तो ऐड करो तो क्या ऐड करोगे यार? 40 प्लस 12 प्लस 48। तो 12, 48, 60 प्लस 40, 100 बचे। नाउ द लास्ट वन इज वाटर। वाटर, चलिए बच्चे जी, वाटर का कितना आएगा? 18। 18। कैलकुलेट करो, और लोग भी बच्चे जी कैलकुलेट करो। यस, कैलकुलेट कीजिए। क्या 18 हर किसी को आ रहा है? क्या बच्चे 18 हर किसी को आ रहा है बच्चे? यस सर। चलो बच्चे, वेरी नाइस बच्चे जी। सो हाउ मेनी हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन का बच्चे 1 होता है, तो कितना होगा बच्चे जी? 1 प्लस 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 होता है बच्चे जी, तो 2 प्लस 16 इट विल बी इक्वल टू 18। तो 1 इंटू 2 हो गया बच्चे जी, बिकॉज 2 हाइड्रोजन है, एंड प्लस बच्चे जी 16 हो गया बच्चे, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, एंड विच इज इक्वल टू 2 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 18। तो जो उम्मीद है कि हर किसी को आ गया होगा, ठीक है। नाउ अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मास। अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मास। देख लो, जो रिएक्टेंट का नेट मास है वो प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं। देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ तो मुझे पता है कि होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि रियल में ऐसा है या नहीं है। सर तो इक्वल है। इक्वल है? यस सर, 118 Yes. इक्वल्स टू 118। तो 74 प्लस 44, और ए कितना बच्चा जी? 100 प्लस 18, 18। तो कितना होगा बच्चा जी? 118। 118, और ए दोनों कितना साइड होगा बच्चा जी? 118, 118। 118, यानी कंफर्म हो गए। हम लोग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए लॉ को वेरीफाई कर दिए कि यस, अगर केमिकल रिएक्शन है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल सही हो रहा है बच्चे, अप्लाई हो रहा है बच्चे। तो क्या बच्चे समझ में आया? तो क्या बच्चे आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बन रहा है, तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे पक्का जो है कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। बोल सकते हो क्या? बोलो। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes. चलो, ए लिख लिया, तो मुझे एक और क्वेश्चन देने का मन कर रहा है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। ये डन हो गया? हाँ सर। चलो Yes, ठीक sir. है। तो नेक्स्ट बच्चे जी, जैसे मैं बोलूं यार आपको कि हमारे पास है ठीक है, मतलब कर तो पाओगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे बच्चे जी आपसे पूछा जाए बच्चे जी, O3 है, ओजोन है बच्चे जी, जो कन्वर्ट हो रहा है O2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए बच्चे जी कि ये बच्चे जी 64 ग्राम ओजोन, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 64 ग्राम बच्चे ओजोन लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया O2 में,
तो कितना ग्राम O2 बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 64 ग्राम O3 अगर कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में तो कितने ग्राम बचे ऑक्सीजन मिलेंगे आपको, बोलो। Initially you have taken 64 gram of O3. Now tell me weight of oxygen. 64 grams. 64 grams. और कोई बोलना चाहता है कुछ? Anyone? कि हमने 64 ग्राम ओजोन लिया बच्चे, O3 मतलब ओजोन होता है, तो कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? O2 इज ऑक्सीजन एंड O3 इज ओजोन। बोलो बच्चे। हाँ बच्चे, देखो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यार। अगर रिएक्टेंट 64 ग्राम्स ही होगा। यस यस, देखो ना, अगर रिएक्टेंट बच्चे जी केमिकल 64 ग्राम कॉम्पोजिशन है, चेंज हो जाएगा बस। यस, तो बच्चे 64 ग्राम है बच्चे जी, तो आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन O2 कितना होना चाहिए बच्चे, बोलो। 64 ग्राम होना चाहिए। 64 ग्राम। ठीक है ना, यही तो है कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चे। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल law of mass conservation, the mass of reactant will be equal to the mass of product, या net mass will not change, या we can't create the mass or destroy the mass, कुछ भी स्टेटमेंट यूज करो। तो अगर स्टार्टिंग में 64 ग्राम है तो ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में जाएगा, जो ऑक्सीजन का वेट रहेगा वो कितना रहेगा, 64 ग्राम ही रहेगा। अब ऑक्सीजन का वेट बच्चे जी नहीं चेंज कर सकते हो बच्चे। ठीक है, चलो तो डन बच्चे, इसको कॉपी कर लो। फिर बच्चे अब दूसरे लॉ पे, अब ध्यान रखना, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द, बोलो, न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन। लिख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज कन्वर्टेड इनटू, बोलो, एनर्जी। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। So this is not applicable for the nuclear reaction. ठीक है ना? Can you repeat it, please? Yeah, and the law of conservation of mass is not applicable for nuclear reaction. जैसे पढ़ा ना आपने फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, तो बच्चे उसके लिए applicable नहीं है, because during nuclear reaction mass is converted into energy. Mass is converted into energy. ठीक है बच्चे, ओके बच्चे जी, चलो नेक्स्ट बच्चे जी हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है यार। वो है बच्चे, देख लो, दिस इज ऑल अबाउट यार कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल आप अच्छे से आ गया बच्चे जी। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना, जो कंफ्यूजन होता है कि कभी अगर हीट आ गया तो हीट में कंफ्यूजन होता है कि सर हीट आया कैसे, इसका मतलब पक्का मास कन्वर्ट हुआ होगा हीट में, तो मास का लॉस अगेन हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको समझना है कि हीट क्यों आया बच्चे जी, बोलो। बिकॉज ऑफ द बॉन्ड एसोसिएशन और बॉन्ड डिसोसिएशन, या एंड एक्सचेंज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस बच्चे, ठीक है बच्चे, चलो Yes. नेक्स्ट बच्चे, विल टॉक अबाउट नेक्स्ट लॉ बच्चे। तो नेक्स्ट बच्चे जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ बच्चे जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। बताओ बच्चे जी, एनीवन, व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है बताओ, एनीवन बच्चे, जिसको भी आइडिया आ रहा है कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, बोलो। हाँ बच्चे, लॉ सर ऑफ इक्वेशन बैलेंस होगा। इक्वेशन बैलेंस होगा, उसको तो हम बोलते हैं ना, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। हाँ बच्चे, बोलो। एंड प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट हो सकता है, मीन सेम ना, So the चलो गुड ट्राई बच्चे। compound, हाँ बोलो, बोलो the बच्चे। compound always contains exactly the same proportion of their weight. ओके, ठीक है, और बोलो, कोई बोल रहा है? हाँ बच्चे बोलो। Sir, in a compound, its elements combine in a fixed ratio by mass. ओके, ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? एनीवन?
So regardless the amount, the elements will remain in same portions. ओके, ठीक है बच्चे, Proportion. चलो बहुत अच्छा। देखो मान लो मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आपको नहीं आता है और अगर आप नेट पे सर्च कर रहे हो तो गलत नहीं है, ये ध्यान रखना, बिकॉज लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस में अगर आप कहीं से भी सीख रहे हो ना यार, तो बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। कुछ दिन पहले यार यस न्यूज आया था यार, तो और ऐसे होते हैं, मतलब अभी तो क्या है भाई, बिकॉज ऑफ द कोरोना जो है जनरली जो है क्लासेस ऑनलाइन चल रहा है, नहीं तो ऑफलाइन होता है, वहां भी बच्चे ओपन बुक टेस्ट होता है बच्चे, ठीक है। तो ओपन बुक टेस्ट क्यों होता है, क्या मतलब उस टेस्ट का? तो अभी मतलब 2 दिन पहले हुआ था किसी IIT में जो है प्रोफेसर ने 100 मार्क्स का एग्जाम लिया, तो मतलब फाइनल एग्जाम था वो, ठीक है, सेमेस्टर का जो फाइनल था वो होता है। तो उसमें था कि 50 मार्क्स दिया उसको कि आपको चैप्टर था, मतलब कि ये जैसे मान लो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैकेनिकल से चैप्टर है कि इसमें आपको 10 क्वेश्चंस तैयार करने हैं आपको, ठीक है, 10 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के लिए था। यही मान लो क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट के लिए था कि आपको 10 क्वेश्चन तैयार करने, ठीक है। अब बच्चे 50 मार्क्स में 50 किसको मिलेगा? जिसका क्वेश्चन क्या होगा बोलो, अच्छा होगा यार, क्वेश्चन ही तैयार करने हैं, ठीक है, 50 मार्क्स। अब बताओ वो क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे ही कर लोगे क्वेश्चन तैयार, बोलो? क्योंकि जो प्रोफेसर होमवर्क दिया है, सॉरी एग्जाम ले रहा है आपको, जो बोला है क्वेश्चन तैयार करो, वो यार अब मतलब बूढ़ा हो गया होगा वही पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, तो उसको सब याद होगा जो है। तो आप क्वेश्चंस जो क्या आप लिखे हुए क्वेश्चन, उससे पता चलेगा कि आपने बुक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो बोलो अच्छे 10 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? बोलिए, पढ़ना पड़ेगा यार, डेफिनेटली, एग्री करते हो आप? ठीक है। और आप किसी से कॉपी भी नहीं करोगे, क्योंकि कॉपी हो गया तो सेम क्वेश्चन हो गया ना यार, तो प्रोफेसर को पता चलेगा यार तो सेम क्वेश्चन किया है, तो दोनों का ही मार्क्स काट लेगा वो, ठीक है। इट मींस आपको यूनिक क्वेश्चन तैयार करना है बिना दोस्त को बताए हुए, ठीक है, खुद का, मतलब आप अपने फ्रेंड से चीटिंग भी नहीं कर सकते। देखो कैसा एग्जाम, हम जब एग्जाम में बैठते हैं एग्जाम हॉल में, और अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर फ्रेंड आपके बाजू में बैठा हो तो उसे तो आप आंसर पूछ भी लेते हो, यहाँ तो वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको यूनिक तैयार करना है। उसमें लिखा हुआ था कि आपको यूनिक क्वेश्चन देना है, ठीक है। मतलब फ्रेंड से चीटिंग अपने आप नहीं कर सकते, सोचो सेल्फ आपकी चीटिंग खत्म हो गई, क्योंकि आपको अपने फ्रेंड से ज्यादा मार्क्स लाना है, ठीक है। और दूसरा था बच्चा जी 50 मार्क्स का था कि उस क्वेश्चन का आंसर लिखो, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन बनाया है उसका आंसर लिखो। तो बताओ अगर आपने यूनिक क्वेश्चन तैयार किया, अच्छा क्वेश्चन तैयार किया, अब उसका आंसर भी अच्छा होगा, बोलो होगा कि नहीं? और उसके अच्छे आंसर को लिखने के लिए क्या आपको बुक पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, बताओ? यस, इनडायरेक्टली प्रोफेसर ने क्या किया आपसे, बोलो क्या करवाया बच्चों से? जो बुक था, पर्पस क्या होता है जब हम एग्जाम का पर्पस क्या होता है? ये थोड़े यार जो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा है वो यूज कर रहा हूँ, मैं तो यार केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या काम हुआ बच्चे? पर्पस यही होता है कि आप ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ जो प्रोफेसर जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस आप पढ़ सको, ठीक है, ना चाहते हुए भी पढ़ सको, इसलिए बच्चे जी एग्जाम लिए जाते हैं। और अगर आप आगे अपना करियर उस फील्ड में ले जाना चाहते हो तो आपको हेल्प करेगा, मतलब इनडायरेक्टली होता है कि आप पढ़ो उस चीजों को। तो देखो यहाँ प्रोफेसर ने क्या किया, लॉकडाउन है, आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आपको पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी प्रोफेसर ने आपसे पढ़वा दिया, ठीक है, और अच्छे से पढ़वा दिया, ठीक है। तो ऐसे यार टेस्ट होते हैं, और ओपन बुक टेस्ट तो होते ही है, ठीक है। तो नाउ बच्चे जी अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं, ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि बेटा नेट से सर्च मत करो, बिकॉज डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, बिकॉज हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। बट अगर सर्च कर लिए तो गलत नहीं, ठीक है ना, मतलब अगर कहीं से भी नॉलेज मुझे मिल रहा है तो नॉलेज यार कहीं से गेन करना गलत नहीं है, सिंपल यही है बच्चे, ठीक है ना। चलो तो बहुत है बच्चा जी, कुछ लोगों ने बताया बच्चा जी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है बच्चे, इसका मतलब क्या बच्चे? कि आप कहीं से भी लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं वाटर, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ क्या होगा, मास का रेशियो होगा कि नहीं? कुछ हाइड्रोजन होगा और कुछ ऑक्सीजन होगा। तो बच्चे ये वाटर कहां से लिए हो? इंडिया से लिए हो। इंडिया में बच्चे आपने हैदराबाद से लिया है, मुंबई से लिया है,
दिल्ली से लिया है, कहाँ से लिया यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने नाले से वाटर लिया, समुंदर से वाटर लिया, किसी रिवर से वाटर लिया, कहीं से भी लियो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बचे रेशियो होगा वेट का, बोलो सेम रहेगा कि नहीं, बताइए, बोलो बच्चे जी। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चे जी, तो हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट यार, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बच्चे पढ़ लो बच्चे जी, दिख रहा है तो एक बार आप पढ़ो, रीडिंग करो। हाँ बच्चे पढ़ लिया स्टेटमेंट, चलो देखो, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस स्टेट्स दैट when a compound is broken, the mass of the constituent element remain in the same proportion, or in a chemical compound the elements are always present in different proportion of mass. दूसरा स्टेटमेंट इससे भी इंपॉर्टेंट है, दिस मीन्स each compound has same element in the same proportion regardless where the compound was obtained and who prepared it or its mass. ठीक है ना, तो कुछ समझ में आया बच्चे जी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो अगर आप जो है ब्रेक करते हो किसी भी कंपाउंड को बच्चे पार्ट वाइज, तो उसमें जो मासेस का जो रेशियो होगा बच्चे जी, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे बच्चे जी, वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे बच्चे जी। ठीक है ना, और दूसरी बात बोला जा रहा है बच्चे जी कि किसने तैयार किया, किसी स्टूडेंट ने तैयार किया, किसी साइंटिस्ट ने तैयार किया, कहीं किसी ने भी तैयार किया, जो उनका मासेस का जो रेशियो होगा बच्चे जी वो सेम प्रोपोर्शन में होगा बच्चे जी, यही स्टेटमेंट। ठीक है ना, यस, तो लिख लो स्टेटमेंट बच्चे जी। बच्चे लिख लिया स्टेटमेंट, नहीं समझ में आए तो बोलना है यार, ठीक है ना, अभी इसको एग्जांपल के थ्रू और एक्सप्लेन करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो ना। सर इनमें से कोई एक स्टेटमेंट लिखने हैं या फिर तीनों लिखने हैं? कोई भी एक लिख लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये समझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट इसमें लिखे हुए हैं, सबका बच्चे मीनिंग सेम ही है, तो कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, और ऐसे भी मैं शेयर कर दूंगा ये आपको, ठीक है, बट फिर भी लिखना है, नोट अच्छा होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। अगर आप तीनों लिखते हो तो ज्यादा बेटर है, बट आप कोई भी एक लिख लो जिससे आपको समझ में आ रहा हो कि क्या ये बोलना चाह रहा है, तो आप लिख सकते हो। हो गया बच्चे, जब लिखना हो जाए तो बोल देना यार। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, इधर आप लिखो,
नहीं तो मत लिखो, ठीक है। लिखना बेस्ट है, बट नहीं लिखोगे तो ऐसा नहीं कि मैं फोर्स करूंगा लिखो, बिकॉज आपके पास नोट तो रहेगा। कुछ बच्चे हैं 12th क्लास में जो अभी पढ़ रहे हैं, तो हर चैप्टर का, क्योंकि हर टीचर पीडीएफ शेयर करता है, तो वो पीडीएफ फाइल जो है एज ए नोट की तरह फोल्डर में बना के रखता है, बट एग्जाम के समय कभी पढ़ता नहीं है वो, ठीक है। तो अगर नोटबुक है जो हमारा जो है पुराने जमाने से ऐसे ही चलता आ रहा है, अगर आप बनाओ तो बेस्ट है। अगर आप ऑनलाइन कंफर्टेबल हो कि हाँ फोल्डर बना के रख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो इट्स सही। ये बच्चे आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना बच्चे, टोटली आप पे डिपेंड, क्योंकि फ्यूचर तो यार ऑनलाइन का ही है। फ्यूचर में जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, जो टैब के साथ जो पढ़ना सीख रहा है, ए फॉर एप्पल 3D में पढ़ रहा है बच्चे, ठीक है, डिज्नी के द्वारा डिजाइन किया हुआ मटेरियल्स पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो वो आपको लगता है कि जब बड़ा होगा, आपके एज में आएगा, तो वो ऑफलाइन पढ़ेगा, नहीं होगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो वो मूवी की तरह पढ़ना सीख जाएगा जो है, ठीक है। बट अभी जो है बच्चे जो है ऑफलाइन में ज्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशली 11th-12th के बच्चे। चलिए 100 बच्चे हो गया क्या? बच्चे लिख लिया आपने? हाँ सर। चलो बच्चे, यस इसको सर, यस सर। हाँ बच्चे, इसको समझते हैं बच्चे हम लोग। अब देख लो बच्चे, ये शायद ही आप पढ़ पा रहे होगे बच्चे जी। तो ये पढ़ लो बच्चे जी, पढ़ पा रहे हो क्या? कि बहुत ही स्मॉल होगा बच्चे जी। ए पर्सन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सेंट 100 ml sample of calcium carbonate to a person living in India. The person living in India made his own sample of 200 ml and compared it to his friend's sample. Which of the compound has greater ratio of calcium and carbon? बताओ किसके पास कैल्शियम एंड कार्बन का रेशियो ज्यादा होगा? क्या बच्चे पढ़ पा रहे हो? क्योंकि बहुत ही छोटा Both will be equal. Sir, the ratio will be the same. रेशियो विल बी द सेम। देखते हैं, क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। चलो बच्चे देखते हैं यार, बोलो और लोग करो यार। हाँ बच्चे, क्या आ रहा है आप लोगों को? चलो बच्चे, तो बच्चे ए क्या मतलब बच्चे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या बच्चे, उसको समझते हैं यार, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास वाटर है, और बच्चे टेल मी, वाटर में बच्चे जी वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बच्चे? वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? टेल मी, वेट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, वेट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर 2 grams। यस, बिकॉज 2 है बच्चे जी, 2 हाइड्रोजन है बच्चे जी, तो 2 grams यू कैन से। एंड व्हाट अबाउट बच्चे जी वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बच्चे जी? बोलो। 16 grams. 16 ग्राम होगा बच्चे जी, ठीक है ना। तो इट इज 16 ग्राम। यस, अब बच्चे वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम, वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 60 ग्राम, एंड व्हाट इज द रेशियो? वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1:8. 2 by 16, that is 1/8। तो द रेशियो इज 1:8। अब बच्चे डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है बच्चे जी, या कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि आपने वाटर कहां से लाया है? ये वाटर बच्चे मुंबई से है, या ये वाटर बच्चे जी हैदराबाद से है, कहीं से भी है। यहाँ पे बच्चे जी जो वेट ऑफ हाइड्रोजन या वेट ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा क्या होगा? 1:8 होगा। और बच्चे इसके लिए भी बच्चे जी वेट ऑफ हाइड्रोजन और वेट ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा क्या होगा बच्चे जी? बोलिए। 1/8 होगा। यही नहीं, आप किस जगह से लाए हो, किसने बनाया है, और बच्चे कितना क्वांटिटी लिए हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं बच्चे जी, हमने लिया बच्चे जी, स्टार्टिंग किया बच्चे हमने कितना, मान लो 36 ग्राम, 36 ग्राम बच्चे वाटर है, और दूसरा बोला भाई बच्चे जी 18 ग्राम वाटर है, तो क्या बच्चे रेशियो सेम अलग हो जाएगा क्या? 36 ग्राम वाटर लिया और 18 ग्राम वाटर लिया, तो टेल मी बच्चे क्या यहाँ पे रेशियो अलग होगा?
नहीं होगा ना बच्चे जी, नहीं होगा बच्चे जी। यहाँ पे भी नहीं बच्चे होगा जी सर। वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा बच्चे 1/8 होगा। और यहाँ भी बच्चे जी वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा बच्चे जी 1/8। तो यही है बच्चे जी वेट ऑफ सॉरी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बच्चे जी। कि आपने कहाँ से लिया है, कितना लिया है, किसने बनाया है, ये सबसे इंडिपेंडेंट होगा बच्चे जी। जो रेशियो होगा बच्चे जी वेट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब नॉट ओनली यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लिया हमने, कोई भी अदर कंपाउंड लेते बच्चे जी, तो वेट ऑफ दैट इंडिविजुअल एलिमेंट और एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, the ratio of the weight of that element or atom will be the same irrespective of place, irrespective of amount and the किस इंस्ट्रूमेंट में बनाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लो यार समझने के लिए बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे जी हम लोग दूसरे लॉ पे चलते हैं। सर हाँ बच्चे बोलो ना। सर आपने 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया? हाँ बच्चे जी, थैंक यू। मतलब ऊपर मैं 36 ग्राम लिया, मतलब अलग ले लिया बच्चे जी, नीचे ले लिया बच्चे जी 18 ग्राम लिया। तो अब जो रेशियो जो निकालोगे ना, जो वेट ऑफ हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो 1/80 आने वाला जी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा कैलकुलेशन, ये सारे आगे आप सीखोगे बच्चे जी, इसलिए मैं यहाँ पे वेट निकाल कर सिखाया नहीं बच्चे जी। ठीक है ना, बट हम कर सकते हैं बच्चे जी। ठीक है, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का वेट होगा वो कितना होगा बच्चे जी। अगर 36 देखो यहाँ पे 18 ग्राम है बच्चे जी, तो क्या होगा 18 ग्राम है बच्चे जी, 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन का और कितना होगा 16 ग्राम होगा बच्चे जी ऑक्सीजन का। यहाँ पे 36 ग्राम है, डबल हो गया बच्चे जी। तो यहाँ पे वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 ग्राम एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा बच्चे जी, बोलो 32 ग्राम। तो अभी भी रेशियो क्या आ रहा है 1/8 आ रहा है, यहाँ पे रेशियो बच्चे जी 1/8 आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस बच्चे, लिख लो। डन हो जाए तो बोल देना कि यस सर। डन बच्चे, हाँ सर। चलो नेक्स्ट। यस सर। तो बच्चे हम लोग फिर से वही क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग कि ये पर्सन जो है कैल्शियम कार्बोनेट बाहर से लाया और किसी ने इंडिया में तैयार किया और अलग अमाउंट तैयार किया बच्चे, 100 ml आया, यहाँ पे 200 ml है। तो क्या बच्चे जो कैल्शियम और कार्बन का जो रेशियो होगा बच्चे वो अलग होगा क्या? नहीं होगा बच्चे जी। ठीक है ना, तो कैल्शियम और कार्बन का जो रेशियो होगा बच्चे, क्या बोलोगे बच्चे, बोलो वेट ऑफ कैल्शियम बाई वेट ऑफ कार्बन जो होने वाला है, जो रेशियो होगा बच्चे जी। तो सिंपली हम कैल्शियम कार्बोनेट में निकालेंगे और जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट में बच्चे कितना कैल्शियम बचे, बोलो 1 कैल्शियम है तो कितना वेट बचे जी 40, 1 कार्बन है तो कितना वेट बचे जी, बोलो 12। तो हम बोल सकते हैं 40 बाई सर 100 100 टोटल वेट टोटल वेट थोड़ा चाहिए बच्चे जी, तरीका। कैल्शियम और कार्बन का रेशियो चाहिए, कैल्शियम और कार्बन का रेशियो चाहिए, टोटल वेट नहीं चाहिए। तो द वेट ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम और द वेट ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। तो मुझे कैल्शियम और कार्बन का रेशियो चाहिए। तो बच्चे देखो ना, हमने निकाला वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय वेट ऑफ कार्बन, तो वेट ऑफ कैल्शियम इज 40, वेट ऑफ कार्बन इज 12 और दिस रेशियो विल बी रिमेन सेम। आपने क्या लिया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो जो है, तो दैट इज 10:3।
तो इसका जो रेशियो होने वाला है इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इसका जो रेशियो होगा बच्चे 10/3 होगा। क्या बच्चे समझ में आया? क्या बच्चे समझ में आया मैं क्या किया? यस सर, यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड बच्चे जी। तो आपने कहां से लाया, कितना अमाउंट लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस रेशियो विल बी रिमेन कांस्टेंट। बच्चे यही लॉ है बच्चे जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या ये लॉ क्लियर हुआ? ठीक है। Yes, sir. अब Yes, इस पे sir. यार, इस पे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इस पे बच्चे जी जस्ट समझने के लिए बच्चे। अब ये कहां पे एप्लीकेबल नहीं है, कहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिया बच्चे जी H2O और D2O, देख रहे हो H2O और D2O, क्या यहाँ पे रेशियो सेम है? वेट ऑफ हाइड्रोजन बच्चे जी, दोनों ही वाटर है, ऊपर वाले को वाटर बोलते हैं, नीचे वाले को हेवी वाटर बोलते हैं। D इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम पढ़ा होगा ना आपने। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा जी? 2/16, दैट इज 1/8। और ड्यूटेरियम का वेट बच्चे जी 2 हो जाता है बच्चे जी, तो इट इज 4 बाई वेट ऑफ ड्यूटेरियम बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 4 बाई बच्चे जी 16, दैट इज 1/4। देख लो, तो एक जगह बच्चे रेशियो 1/8 आया और दूसरी जगह 1/4 आया बच्चे जी, तो हम क्या बोलेंगे? अगर सेम कंपाउंड है बट अगर आइसोटोप्स आ गया तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो लिख लो, कंपाउंड्स हैविंग, it is not applicable for compounds having different isotopes. It is not applicable for the compound having different isotopes. अगर different isotopes हो गया चीज तो ये applicable नहीं है। It is not applicable for compound having different isotopes. Example लिख लो, H2O और D2O. H2O बच्चे जी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम both have same atomic number 1, but both are isotopes having different mass. Deuterium has 2 mass and hydrogen has 1 mass. So 2 hydrogen, that's why weight of hydrogen is 2, and 2 deuterium, that's why weight of deuterium is 4, and 4/16 ratio will be 1/4, and here बच्चे जी 2/16 ratio will be 1/8. क्लियर बच्चे जी? लिख लो इसको। तो बच्चे कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। समझ में आ गया बच्चे? सर ये वाला पॉइंट रिपीट कीजिए ना, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। It is not applicable for compounds having different isotopes. Different isotopes. Having different isotopes. Let's see the other example. ठीक है, और बच्चे मैं बोलूं बच्चे यहाँ पे CO2 है और बच्चे हमने यहाँ पे कार्बन 12 लिख दिया और CO2 है और कार्बन 13 लिख दिया। देख लो, क्या यहाँ पे बच्चे इसके लिए बच्चे डेफिनिट प्रोपोर्शन अप्लाई होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाई होगा बच्चे जी? बोलो। No, sir. नो सर। नहीं अप्लाई होगा। व्हाट द रीजन? So because there are क्योंकि two बच्चे different different isotopes, yes, molecular same, both are CO2, but carbon atoms are different. One carbon, both are the isotopes. तो यहाँ पे 12 है बच्चे, 13 है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे जी? 12 डिवाइड बाई वेट ऑफ कार्बन बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा बच्चे जी? 12 डिवाइड बाई 32। यहाँ क्या होगा बच्चे जी? वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा बच्चे जी? 13 डिवाइड बाई 32। देख रहे हो? तो यहाँ पे बच्चे जो रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे बच्चे पूछे जाते हैं कि कहाँ पे बच्चे ये एप्लीकेबल नहीं है, तो जहाँ पे बच्चे जी सेम कंपाउंड हो बट डिफरेंट आइसोटोप्स यूज हो बच्चे, वहां पे एप्लीकेबल नहीं बच्चे। तो लिख लो दूसरा एग्जांपल, इसको अदर एग्जांपल बच्चे लिख लीजिए इसको। डन? यस सर। चलो गुड। तो नेक्स्ट है बच्चे जी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन,
ए क्या होता है बच्चे, क्या मतलब बच्चे लॉ ऑफ मल्टीपल? हाँ बच्चे बोलो। Sir, two elements combine to form more than one यस, compound. देन व्हाट विल रिमेन सेम? हाँ, आपने अभी तक सही बोला ना, उसके आगे बोलो। यहाँ तक स्टूडेंट सही है कि जो टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म यस डिफरेंट कंपाउंड। देन उसके बाद बचे, हाँ बच्चे बोलो। Will always be ratio of whole number. अच्छा, रेशियो विल बी होल नंबर और सिंपल रेशियो। द मासेस रेशियो विल बी ऑलवेज अ होल नंबर और सिंपल रेशियो। ठीक है, और कोई बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? एनीवन? देखो बोलना गलत नहीं है, आप हो सकता है सेम चीज बोलो। हाँ बोलो बच्चे। यस, मेरा दोस्त है। हाँ बच्चे बोलो। ना ना बता ना। अरे हमारा दोस्त है। तो बच्चे खा लेता था। लेक्चर बनाओ काय को खाई, पैसा लगल बा पढ़ाई का। अरे ठीक है बच्चे, पैसा लगा है तो अब अनम्यूट कर लो। ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को बच्चे। ठीक है, देखो ए यहाँ से देखो, पैसे लगने से मुझे याद आया, आई वाज इन पेस इन 2016। ठीक है, नवी मुंबई नेहरू सेंटर। तो एक बच्चा था डीपीएस नेहरू, बहुत ही अच्छा स्कूल है बच्चे जी, डीपीएस नेहरू। वहां से काफी अच्छे रैंक आते हैं जेईई एडवांस में। ठीक है, तो एक बच्चा था यार, वो पूरे 11th कुछ नहीं पढ़ा, पूरा 11th क्लास कुछ भी नहीं पढ़ाई किया बच्चा। ठीक है, एंड तो मैं उसको एक दिन समझाया, यार तू पढ़ाई करता क्यों नहीं है? सर मन नहीं करता है पढ़ने का। ठीक है, तो बाद में मैं देखा 1 मंथ के बाद वो बच्चा जो है दिन भर यार कोचिंग में ही बैठा रहता था। ठीक है, स्कूल जाता था, स्कूल से आकर भी कोचिंग में बैठ जाता था। सैटरडे संडे उसका स्कूल नहीं होता था, तो कोचिंग में ही रहता था। कोचिंग का बच्चे लाइब्रेरी होती है, उसमें फ्री का एसी चल रहा है। ठीक है, टीचर अगर होते हैं डाउट सेशन में, टीचर जो है तो टीचर को जबरदस्ती बैठा के रहता है। मैं बोला यार अब क्या हो गया, अब क्यों ऐसा पढ़ रहे हो? तो सर पैसा वसूली कर रहे हैं। कि मैं सोचा कि मैंने यार जितना भी फी है मैंने इतना पे किया, अब यार मैं तो पैसा बर्बाद कर रहा हूं अपना, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसने क्या किया, पैसा वसूली के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू किया, और नॉट ओनली पढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना शुरू किया। लाइब्रेरी है, सारे किताब निकालता था एक साथ और दिन भर बैठ के पढ़ता था जब भी उसको स्कूल नहीं होता था बच्चे जी। ठीक है, और कोई भी टीचर अगर जनरली डाउट क्लास में है तो टीचर डाउट बताएं जरूरी नहीं है। ठीक है, वो पकड़ कर लाता था टीचर को, प्लीज सर मुझे ये सोल्व करवा दो, टीचर के सामने बैठकर सोल्व करता था। ठीक है, बताओ जो बच्चा 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा, वो 12 में उसकी रैंक कुछ 3000 के आसपास जेईई एडवांस में आया था। ठीक है, तो अगर आप पैसा वसूली के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना शुरू कर दो ना, तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है, बट ऐसा गलती मत करना कि अच्छा उसने जो है 11th में नहीं पढ़ा, 12 में पढ़ा, ठीक है, तो उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचना। ठीक है, वो लकी था कि 11th में नहीं पढ़ा और उसने उतना मेहनत किया, मतलब मैं देखा यार बहुत मेहनत किया वो। ठीक है, तो उसका हो गया, इसका मतलब ऐसा आपको नहीं करना है। बट अगर आपके दिमाग में ये भी सेट हो जाए ना कि पैसा वसूली करना है और आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, सो यार आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं बच्चे जी। जो रिमेनिंग लॉज है बच्चे जी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग भी खुद से पढ़ लेना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये दोनों लॉ बच्चे थोड़ा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है बच्चे जी। और रिमेनिंग बच्चे जो है गैलुसैक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ इजी है बच्चे जी। ठीक है, तो this is all about today's lecture बच्चे जी। Thank you for giving your precious time and have a beautiful morning and beautiful day and all the best for your hard work जो कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे, इसकी पूरी उम्मीद है। Homework for next class is you have to remember atomic number and atomic mass up to 1 to 30 बच्चे जी। ठीक है बच्चे जी, चलो बाय बच्चे जी। बाय सर, थैंक you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. तो आप लीव कर सकते हो बच्चे जी। यस।